एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे एंड आई होप आप सबका प्रिपरेशंस भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। बेटा देख, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। दोनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, दोनों चैप्टर्स के अंदर से ऑलमोस्ट बेटा हर साल ऑलमोस्ट 15 से 20 नंबर का सिर्फ इन दो चैप्टर के अंदर से कवर होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम पहले डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर दो टॉपिक हैं आपके। एक है आपका रिस्क असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है जी। दूसरा हमारा रहेगा इंटरनल कंट्रोल। ये दो टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑडिट रिस्क की, ठीक है जी। चलिए जल्दी से आ जाते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है ऑडिट रिस्क। बेटा ऑडिट रिस्क क्या है? अगर मैं ऑडिट रिस्क की बात करूँ ना, तो ऑडिट रिस्क है, अच्छा एक बात बताओ, ऑडिटर क्या करने के लिए जाता है? ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाता है और ऑडिट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देता है। तो भैया देखो, मेन थिंग क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट करने का? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो भैया कहीं यही ओपिनियन ना गलत हो जाए, जो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हम ओपिनियन देने गए हैं, कहीं वो ही गलत ना हो जाए। हमारे ओपिनियन के इनएप्रोप्रिएट मतलब गलत होने के रिस्क को हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। कहीं ऑडिटर गलत ओपिनियन ना दे दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो गलत ओपिनियन देने के रिस्क को, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने के रिस्क को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। बात समझ पाए? लेकिन एक चीज याद रखना, अच्छा मुझे जल्दी से रिवाइज करवाना जरा। अगर मैं बात करूं ओपिनियन की, तो एक ऑडिटर कैसा ओपिनियन देता है भैया? ऑडिटर या तो मॉडिफाई ओपिनियन देता है या फिर अनमॉडिफाई ओपिनियन देता है। भैया मॉडिफाई ओपिनियन कब देता है? जब ऑडिटर को कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ मिलती है, मिस स्टेटमेंट मिलती है, तो वो कैसा ओपिनियन देता है? मॉडिफाई, मतलब क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, राइट। और जब ऑडिटर को सब कुछ सही मिलता है, तो वो कैसा ओपिनियन देता है? अनमॉडिफाइड। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट। तो जब मैं बात करती हूँ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन की, तो देखो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन तो दो केस में हो सकता है। दो केस क्या क्या? केस 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सब कुछ सही था, ओपिनियन देना चाहिए था अनमॉडिफाई, दे दिया कैसा? मॉडिफाई, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। केस 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी गड़बड़, ओपिनियन देना चाहिए था मॉडिफाई, दे कैसा दिया? अनमॉडिफाई। दोनों ही केस में इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन है, गलत ओपिनियन गया है। लेकिन याद रखना, ऑडिट रिस्क सिर्फ बात करता है केस 2 की। किसकी बात करता है भैया? वो सिर्फ बात करता है केस 2 की। मतलब केस 2 क्या? मतलब देना था मॉडिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में स्टेटमेंट थी, लेकिन हमने ओपिनियन क्या दे दिया? अनमॉडिफाई। तो जब भी आप बात करोगे ऑडिट रिस्क की, तो ऑडिट रिस्क है गलत ओपिनियन देने का रिस्क। लेकिन कैसे सिचुएशन में भैया? ऐसे सिचुएशन में जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां थी, लेकिन हमने तब भी क्या दे दिया? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बेटा ऑडिट रिस्क याद रखना केस 1 के बारे में बात नहीं करता, ध्यान रखना, बिकॉज MCQ आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, इसलिए चीज याद रखना, ठीक है जी। चलो जी, दूसरी चीज, ऑडिट रिस्क 3 कंपोनेंट से मिलके बना है। ऑडिट रिस्क 3 कंपोनेंट से मिलके बना है। कौन कौन से इसके कंपोनेंट रहेंगे? पहला है इनहेरेंट रिस्क, दूसरा है कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इन तीनों से मिलके क्या बनता है? आपका ऑडिट रिस्क। बेटा देख, जो इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क है ये मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है, और जो ये डिटेक्शन रिस्क है ये ऑडिटर लेवल का रिस्क है। मतलब मैम जरा एक्सप्लेन करना। हाँ जी बेटा सुन, देख फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, हम तो खाली चेक करने जाते हैं, राइट। और इंटरनल कंट्रोल कौन लगाता है? मैनेजमेंट, राइट। तो एक बात बताओ, जैसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट बनाना, मतलब एकदम सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट का है। हम तो खाली ये चेक करने जाते हैं क्या मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी कि नहीं करी, उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन देते हैं, है ना जी। तो बेटा इनहेरेंट रिस्क का मतलब है मैनेजमेंट ने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, कहीं इसको बनाते हुए मिस स्टेटमेंट तो नहीं कर दी, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गड़बड़ होने का रिस्क, मिसस्टेटमेंट
अक्कर होने के रिस्क को हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। ठीक है जी, बात समझ पाए। इनहेरेंट रिस्क का मतलब है जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है, इसमें बनाते हुए उसने कितनी गड़बड़ करी होंगी, वो गड़बड़ होने के रिस्क को हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। बेटा हर क्लाइंट के यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क आपका अलग अलग रहेगा, किसी क्लाइंट के यहाँ पे कम रहेगा, किसी क्लाइंट के यहाँ पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि अलग अलग फैक्टर हैं जो आपके इनहेरेंट रिस्क को इफेक्ट करेंगे। जैसे सपोज कोई क्लाइंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, इस साल कोई एक अनयूजुअल सी ट्रांजेक्शन आ गई, तो भैया डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस करते हो उसके अंदर गड़बड़ हो उसके चांसेस कम है, लेकिन कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, कोई नई ट्रांजैक्शन है, उसकी अकाउंटिंग करते हुए गड़बड़ हो सकती है। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है, ट्रेडिंग वाला है, सिंपल सेल परचेज की एंट्री, उसमें गलती इतनी नहीं होंगी जितना मैन्युफैक्चरर वाले के यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। बाकी मैनेजमेंट की नॉलेज कैसी है, उसकी इंटीग्रिटी क्या है, इन सब के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसी भी क्लाइंट के यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क कितना रहेगा। ठीक है जी। दूसरा है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क इंटरनल कंट्रोल कौन लगाता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाता है? मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाता है ये इंश्योर करने के लिए कि भैया देख अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे अलग अलग इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं, और हम और जो ऑडिटर है वो क्या करने गया, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन देने गया है। तो भैया हम मेनली उन्हीं कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में लगे हैं। ठीक है जी। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो इंटरनल कंट्रोल लगे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाता है ये इंश्योर करने के लिए कि अकाउंटिंग करते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए जितनी भी गड़बड़ है, जितनी भी मिस स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी की सारी एरर्स, वो सारी के सारे फ्रॉड्स टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सके, वो इसीलिए इंटरनल कंट्रोल लगाता है। तो भैया इन इंटरनल कंट्रोल के इनइफेक्टिव होने के रिस्क को हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। बात समझ पा रहे हो? इनहेरेंट रिस्क क्या था? मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उनको बनाते हुए कितनी गड़बड़ करी होंगी, उनके मिसस्टेटमेंट के रिस्क को इनहेरेंट रिस्क कहता है। मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो इंटरनल कंट्रोल कहीं इनइफेक्टिव ना हो, कहीं वो मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल ही ना हो, तो इंटरनल कंट्रोल के इनइफेक्टिव होने के रिस्क को हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। ठीक है जी। तो देखा बेटा, देख फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ही बनाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ही लगाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोनों इनहेरेंट और जो कंट्रोल रिस्क है ये मैनेजमेंट लेवल के रिस्क हैं। ऑडिटर खाली इनको असेस कर सकता है, असेस का मतलब है खाली इनको चेक कर सकता है, कम या ज्यादा नहीं कर सकता। ना तो वो इंटरनल कंट्रोल लगाएगा ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। हम तो बस किसी की भी क्लाइंट के यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि इस क्लाइंट के यहाँ पे इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क कितना है। बात समझ पाए? और थर्ड रिस्क है डिटेक्शन रिस्क। बेटा देख ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना होता है। ओपिनियन देने के लिए उसे क्या चाहिए? एविडेंस, जिसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देगा। एविडेंस के लिए वो क्या करता है? वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है। ठीक है जी। वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके आइडेंटिफाई करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या गड़बड़ है। इसी मिस स्टेटमेंट के बेसिस पे तो वो अपना ओपिनियन डिसाइड करता है कि मॉडिफाई देना है कि अनमॉडिफाई देना है, राइट। तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो मिस स्टेटमेंट्स हैं उनको ढूंढता है। ठीक है जी। एक बात बताओ, ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसे एक भी मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, तो उसे क्या लगेगा? कोई गलती नहीं है। ठीक है, बात समझ पाए? तो डिटेक्शन रिस्क का मतलब है कि ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं कहीं वो मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में फेल ना हो जाए। रिस्क एट द ऑडिटर्स प्रोसीजर विल नॉट डिडक्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर के फेल हो जाने के रिस्क को हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क, राइट। बात समझ पा रहे हो पक्का से? तो अगर मैं बात करूं ऑडिट रिस्क की, तो ऑडिट रिस्क आपके तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। उसके अंदर से इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए गड़बड़ जो हुई है वो मैनेजमेंट लेवल का है। इंटरनल कंट्रोल लगाते हुए जो गड़बड़ हुई है वो मैनेजमेंट लेवल का है। और जो डिटेक्शन रिस्क है वो ऑडिटर लेवल का रिस्क है। ऑडिटर इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क को कम या ज्यादा नहीं कर सकता, बिकॉज ये मैनेजमेंट लेवल के रिस्क है। ऑडिटर तो खाली डिटेक्शन रिस्क को कम या ज्यादा कर सकता है। वो क्या करेगा? डिटेक्शन रिस्क को कम या ज्यादा काम करने के लिए वो काम ज्यादा करेगा। ऑडिटर जितने ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि वो सारी की सारी मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके।
ठीक है, बात समझ पाए? तो ऑडिट रिस्क 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, उसमें से 2 कंपोनेंट मैनेजमेंट लेवल के हैं जिनको ऑडिटर चेंज नहीं कर सकता, और जो लास्ट है डिटेक्शन रिस्क, ये ऑडिटर लेवल का रिस्क है। ऑडिटर सिर्फ इस रिस्क को कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है जी, बात समझ पाए? डिटेक्शन रिस्क कम कैसे होएगा? काम ज्यादा करके, ज्यादा से ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके, राइट? तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर किसी भी क्लाइंट के यहाँ पे जाके काम शुरू करने से पहले वो क्या देखता है कि उस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क कितना है, उस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क कितना है, उस क्लाइंट के यहाँ पे इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क कितना है। फिर इसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि उसे डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। अगर किसी क्लाइंट के यहाँ पे इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क ज्यादा लगता है तो वो क्या कर देगा? काम ज्यादा करके अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करने का ट्राई करेगा। बात समझ पा रहे हो पक्का से? तो भैया इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट लेवल के रिस्क है। ऑडिटर इन दोनों को असेस करता है और इसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि उसे काम कितना करना है। ये बात समझ पाए? ठीक है जी। अब एक और चीज समझना जरा, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क को कंबाइन करके हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इन दोनों रिस्क को, मैनेजमेंट लेवल की जो ये 2 रिस्क है, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? इन दोनों रिस्क के कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर ऑडिट करने से पहले, अपने प्रोसीजर डिसाइड करने से पहले कि कितना काम करना है, किसी भी क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की स्टडी करता है, उसको असेस करता है और फिर देखता है कि अगर क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो वो काम ज्यादा करके अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करता है। बात समझ पाए? ओके मैम, अब एक बात बताओ, ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क की स्टडी कैसे करता है ऑडिटर? तो बेटा इसके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड है, बहुत ही खूबसूरत सा एक स्टैंडर्ड, ऐसे 315, जो बताता है कि आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की स्टडी कैसे करोगे। ऐसे 315 बताता है कि ऑडिटर किस तरीके से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की स्टडी करेगा ताकि इसकी स्टडी के बेसिस पे वो डिसाइड कर सके कि उसे काम कितना करना है। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, चलो, तो ऐसे 315 ने बोला कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की स्टडी करने के लिए ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी क्लाइंट की। इस इंफॉर्मेशन की स्टडी करके ऑडिटर देख सकता है कि इस क्लाइंट के यहाँ पे आरएमएम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। बात समझ पाए? ऐसे 315 ने बोला कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की नॉलेज लेने के लिए ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी और इस इंफॉर्मेशन की स्टडी करके, इस इंफॉर्मेशन को असेस करके वो देख सकता है कि इस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क कितना है। बात समझ पा रहे हो? और उसी के साथ ऐसे 315 ने एक और बात बोली कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जो आपको चाहिए, ये जो इंफॉर्मेशन है आपको जो चाहिए, जिसके बेसिस पे आप रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बात समझ पाए? ऐसे 315 ने क्या बोला? ऐसे 315 ने बोला बेटा बहुत डिफिकल्ट स्टैंडर्ड है, बच्चों को फाइनल में जाके भी समझ नहीं आता, अभी समझ लो, बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। ऐसे 315 बात करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की स्टडी के बारे में। इसने बताया कि आप रिस्क कैसे असेस करोगे। ठीक है, उसने बोला 315 कहता है कि ऑडिटर को रिस्क असेस करने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। इस इंफॉर्मेशन की स्टडी करके वो देख सकता है कि इस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क कितना है। बात समझ पाए? और ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए 315 ने बोला कि ऑडिटर को कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। राइट? बात समझ पाए? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऐसे कौन कौन से इंफॉर्मेशन है जो हमें क्लाइंट के बारे में लेनी पड़ेंगे रिस्क को असेस करने के लिए। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री में वो काम करता है, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो उस इंडस्ट्री के ऊपर लगते हैं। इसके अलावा नेचर ऑफ द एंटिटी, जैसे भाई सर्विस सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, ठीक है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट लगा रखी है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी।
अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है और उसके रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटजी वो आपका क्लाइंट फॉलो कर रहा है उसकी नॉलेज लोगे, बिजनेस रिस्क की नॉलेज लोगे, ठीक है जी। उसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, क्या कंपनी लॉस में चल रही है प्रॉफिट में चल रही है, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसकी नॉलेज लोगे, एंड इंटरनल कंट्रोल इनकी नॉलेज लोगे। एक क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा है, कितना है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है कि क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए, इवन प्लानिंग करने के लिए तुम्हें क्लाइंट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो भैया हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है प्लानिंग करने के लिए भी और रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए भी, ठीक है जी। बात समझ पा रहे हो। तो ऐसे 315 ने बोला अगर तुम्हें रिस्क असेस करना है तो तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिएगी, और ऐसे 315 ने एक और चीज बताई कि भैया ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें कैसे मिलेंगी। ऐसे 315 ने बोला ये सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें परफॉर्म करने पड़ेंगे जो प्रोसीजर, उनको हम बोलेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क को असेस करने के लिए जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या आता है, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स, आप मैनेजमेंट और बाकी लोगों से इंक्वायरी करोगे रिस्क के बारे में। आप एक सेकेंड, आप थोड़ा क्लीन कर लें, बहुत मसी हो गया है ना, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि कुछ भी समझने में प्रॉब्लम ना आए आपको। तो ऐसे 315 ने बोला कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले आता है इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट और बाकी लोगों से इंक्वायरी करते हो रिगार्डिंग द रिस्क। किस से आप इंक्वायरी करते हो, आप मैनेजमेंट से करते हो, आप TCWG से इंक्वायरी करते हो, आप इंटरनल ऑडिट, अगर क्लाइंट के यहाँ पे इंटरनल ऑडिट होता है तो उस पर्सनल उस ऑडिटर से भी इंक्वायरी करोगे, एम्प्लॉयज से इंक्वायरी करोगे, इन हाउस जो लीगल आपका काउंसलर होगा, अगर आपके क्लाइंट के यहाँ पे कोई लीगल काउंसलर है उसकी आप नॉलेज लोगे, मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल से नॉलेज लोगे रिस्क के बारे में। देखो बेटा इन सब से बात करने के बाद ना तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। TCWG से तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज क्या है, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर से तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे बिजनेस रिस्क कितना है, ठीक है। तुमने एम्प्लॉई है उनसे पता चलेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, नेचर ऑफ द बिजनेस कैसा है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से तुम्हें पता चलेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी हैं, राइट। तो तुम्हें इंक्वायरी करनी पड़ेगी मैनेजमेंट और बाकी लोगों से। आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स करोगे, उससे भी तुम्हें एक ब्रॉड ओवरव्यू मिलता है रिस्क के बारे में, डिटेल नॉलेज नहीं मिलती। एनालिटिकल प्रोसीजर से करके तुम्हें ब्रॉड ओवरव्यू मिलता है, ठीक है जी। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन करोगे, प्रोसीजर्स को होते हुए देखोगे, एंड इंस्पेक्शन, डिफरेंट डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शंस करोगे, जैसे इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस प्लान्स जो हैं, इन सब की स्टडी करोगे। मैनेजमेंट और TCWG की अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी रिपोर्ट आई है वो देखोगे। एंटिटी के आपके क्लाइंट के जो भी प्रमाइसेस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी नॉलेज लोगे, ठीक है जी। इन सब का इंस्पेक्शन करोगे। तो आप क्या क्या करोगे भैया, आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से और बाकी लोगों से, आप इंस्पेक्शन करोगे, आप इंक्वायरी करोगे, आप ऑब्जर्वेशन करोगे, आप एनालिटिकल प्रोसीजर करोगे। ये 4 प्रोसीजर करके तुम्हें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी रिस्क के बारे में। और अब आप क्या करोगे बेटा, अब जो आपको ये इंफॉर्मेशन मिली है इसके बेसिस पे आप स्टडी करोगे कि इस क्लाइंट के यहाँ पे कोई रिस्क है कि नहीं है। आप आइडेंटिफाई करोगे कोई रिस्क है कि नहीं है। अगर कोई रिस्क मिलता है तो भैया क्या रिस्क है, क्या वो परवेसिव है कि नहीं है। परवेसिव का मतलब होता है कि ये रिस्क अगर है तो ये कहाँ कहाँ इंपैक्ट डालेगा, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर इंपैक्ट डालेगा या पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे इंपैक्ट डालेगा, ठीक है जी। तो आप देखोगे वो परवेसिव नेचर की है या नहीं है। अगर वो परवेसिव नेचर की नहीं है तो भैया वो कौन कौन सी असर्शंस को इफेक्ट करेगी, उसके लाइकलीहुड का मतलब है चांस, इस रिस्क के अक्कर होने के चांसेस कितने हैं और क्या जो ये रिस्क है ये सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है। बात समझ पा रहे हो। 315 के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हो रिस्क की, तो इसके लिए तुम्हें कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए रिस्क के बारे में जानने के लिए। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी तुम नॉलेज लोगे। ये नॉलेज लेने के लिए तुम्हें कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे जिनको हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। पेपर में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो बेटा ये 4 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि भैया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हुए जो तुम इंक्वायरी करते हो वो किस किस से करोगे, ठीक है जी। चलो
एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि जो तुम्हें रिस्क असेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी, इसके अंदर आप क्या क्या असेस करोगे। तो आप इसके अंदर असेस करोगे, आप पहले असेस करोगे कोई रिस्क है कि नहीं है। अगर रिस्क मिलता है तो फिर देखोगे कि भैया ये परवेसिव नेचर का है कि नहीं है, इसका कौन कौन सी असर्शंस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इसके लाइकलीहुड, इसके चांसेस कितने हैं इसके अक्कर होने के, और क्या ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है। ठीक है जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, डेट इज व्हाट इज सिग्निफिकेंट रिस्क। ऐसे 315 ने कुछ रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क बोला है। सिग्निफिकेंट रिस्क बेसिकली वो होते हैं कि जिनके अक्कर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, अगर वो अक्कर होते हैं, एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो गया वो रिस्क, तो उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। तो ऐसे कौन कौन से रिस्क है भैया? पहला है फ्रॉड का रिस्क, दूसरा है चेंज इन अकाउंटिंग या अदर पॉलिसीज के अंदर अगर कोई चेंज आया है, इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे आर सिग्निफिकेंट रिस्क। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर जजमेंट इन्वॉल्व होती है। बेटा देख, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए बहुत सारी ऐसी एंट्रीज होती हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट को अपनी जजमेंट लगानी पड़ती है। जैसे जजमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप एग्जैक्ट तो मैनेजमेंट बना नहीं सकता ना, भगवान थोड़ी ना है वो कि बोलेगा कि इस साल 5% बैड डेट में डालते तो 5% ही होगा। हो सकता है कि 5% का प्रोविजन बनाओ लेकिन एक्चुअल में 10% हो जाए। तो ये ट्रांजैक्शंस होती है ना जहाँ पे मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है, ये काफ़ी रिस्की होती है, राइट। उसके अलावा अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आर ऑल्सो वेरी रिस्की। क्लियर? तो दीज आर द रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क। तो कोई भी अगर आपको रिस्क मिलता है तो आप देखते हो कि ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, राइट। बात समझ में आए? तो अभी तक हमने डिस्कस किया ऑडिट रिस्क क्या है। ऑडिट रिस्क का मतलब है कि कहीं ऑडिटर गलत ओपिनियन ना दे दे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिसस्टेटमेंट हो। ठीक है जी। उसके बाद हमने स्टडी किया कि ऑडिट रिस्क 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। फिर हमने पढ़ा इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है, जिसको हम कंबाइन करके बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है। तो ऑडिटर आरएमएम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की नॉलेज लेता है क्योंकि वो उसको चेंज नहीं कर सकता, और उसके बेसिस पे देखता है कि वो अपने डिटेक्शन रिस्क को कितना कम करेगा। कितने कम करने का मतलब है कितना उसे काम करना है, ये डिसाइड करता है रिस्क के बेसिस पे, राइट। फिर हमने बोला कि रिस्क असेस करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है ऐसे 315, जो हमें बताता है कि रिस्क कैसे असेस करोगे। 315 ने बोला कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमें नॉलेज चाहिएगी। उसके अलावा उसने बोला कि भैया ये नॉलेज लेने के लिए आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिस्क कितना है, राइट। एक और चीज़ समझना बेटा, देख वैसे तो ऑडिटर ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग से पहले रिस्क आइडेंटिफाई करता है, लेकिन स्टिल रिस्क इज अ डायनामिक प्रोसेस, इट्स अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। मतलब वैसे तो ऑडिटर स्टार्टिंग में ही रिस्क असेस कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है एक बार आपने रिस्क असेस किया और आप बैठ जाओगे। ड्यूरिंग द ईयर भी काम करते हुए अगर तुम्हें रिस्क के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुम अपने रिस्क को रिवाइज करते जाते हो। तो एग्जामिनर बहुत बार पूछता है रिस्क इज अ वन टाइम प्रोसेस, नहीं। असेसमेंट ऑफ द रिस्क इज अ डायनामिक प्रोसेस, इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस जो ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट करता ही रहता है, राइट। बात समझ पाए? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे यूजुअली इसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। देख, मैंने अभी बोला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। 315 बात करता है इन दोनों के कंबाइंड स्टडी के बारे में। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमेशा आप इनको कंबाइंड स्टडी करते हो या अलग अलग स्टडी करते हो। बेटा देख 315 ने तो बात करी कंबाइंड स्टडी की, लेकिन साथ ही साथ वो बोलता है कि ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप दोनों को कंबाइंड स्टडी करो। आप इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क को सेपरेटली स्टडी भी कर सकते हो, वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करेगा। बस आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप सही रिस्क असेस कर लो। वैसे तो 315 के अंदर कंबाइंड स्टडी है, लेकिन अगर चाहो तो आप अलग अलग भी असेस कर सकते हो, बिकॉज मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो रिस्क है वो सही आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है जी। बाकी कई क्लाइंट के यहाँ पे तुम जाओगे तो तुम रिस्क आइडेंटिफाई करोगे परसेंटाइल में, कहीं तुम जाओगे जहाँ पे तुम क्वालिटी मतलब नंबर्स के बेसिस पे, कहीं पे तुम बोलोगे रिस्क हाई है लो है, कहीं पे तुम परसेंटाइल दोगे, तो हर जगह पे मेजरमेंट अलग रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात बताओ, तुम रिस्क
देख ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देना होता है, उससे बताना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बनी है कि नहीं बनी। ओपिनियन देने के लिए वो ऑडिट एविडेंस लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ओपिनियन देने के लिए वो प्रोसीजर परफॉर्म करता है, क्लियर। देख 315 के अंदर वो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी नहीं करता। लेकिन स्टिल बहुत बार उसे ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है। तो बेटा अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हुए तुम्हें कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता चले तो तुम उस इंफॉर्मेशन को भी एज ए एविडेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो एविडेंस तुम्हें ऑब्टेन करने हैं उसकी तरह यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसको यूज करने से पहले ध्यान से देख लेना, क्योंकि तुमने तो प्रोसीजर किया था रिस्क को असेस करने के लिए। वो तो तुम्हें करते हुए अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में तो यूज करो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया रिस्क असेस करते हुए अगर तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई तो क्या करोगे, तो भैया यूज करेंगे, सिंपल बात है। ठीक है, चलो। तो चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बात करता था किस चीज के बारे में, फर्स्ट पार्ट बात करता था आपका ऑडिट रिस्क के बारे में। पार्ट 2 बात करता है इंटरनल कंट्रोल के बारे में। ठीक है जी, देख इंटरनल कंट्रोल की भी अगर मैं बात करूँ ना, इस इंटरनल कंट्रोल वाले टॉपिक को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट बात करता है इंटरनल कंट्रोल के बेसिक्स, मतलब इंटरनल कंट्रोल क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है। एक पार्ट बात करता है बेसिक्स के बारे में, ठीक है। और एक पोर्शन बात करता है, एक पार्ट बात करता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी टूवर्ड द इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी बेसिक के साथ, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल क्या है बेटा, देख इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट लगाता है। इंटरनल कंट्रोल ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं जो मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी या फिर मैनेजमेंट अपने बिहाफ पे किसी को ऑथराइज कर देता है, ठीक है जी, लगाने के लिए। ये पॉलिसीज को डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मैनेजमेंट का, टीसीडब्ल्यूजी का या किसी और पर्सन का। जब इंटरनल कंट्रोल क्या है बेटा, इंटरनल कंट्रोल वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैं जो मैनेजमेंट लगाता है या टीसीडब्ल्यूजी लगाता है या मैनेजमेंट किसी और पर्सन को ऑथराइज कर देता है लगाने के लिए। लगाए क्यों जाते हैं, टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ रियल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगाता है उनको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। बात समझ पा रहे हो। अभी रियल क्या है बेटा, रियल का मतलब है रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है वो रिलायबल बने, ठीक है जी, ये इंश्योर करने के लिए जो कंट्रोल लगाता है। दूसरा, मैनेजमेंट का जो ऑपरेशन है, बिजनेस का जो ऑपरेशन है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से चले, ठीक है। ए स्टैंड फॉर द सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, एल स्टैंड फॉर द लॉ, कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। तो भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिलायबिलिटी, ऑपरेशंस का इफेक्टिवनेस, सेफगार्ड ऑफ द एसेट्स एंड लॉ एंड रेगुलेशंस के कंप्लायंसेस को इंश्योर करने के लिए मैनेजमेंट जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल, ठीक है जी। बात समझ पा रहे हो पक्का से। ये रियल कुछ नहीं है, निमोनिक है, जिससे आपको ये पूरा का पूरा डेफिनेशन याद हो जाता है इंटरनल कंट्रोल का। बात समझ पाए बेटा। देख जरा एक और चीज जरा ध्यान से सुनियो। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ऑडिटर ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगाता है सो डेट वो रियल की अचीवमेंट के रिगार्डिंग रीजनेबल एश्योरेंस ले सके। रीजनेबल का क्या मतलब होता है बेटा, रीजनेबल का मतलब होता है लेस देन 100% लेकिन मोर देन 90%। इसका मतलब ये है चाहे कितने भी अच्छे इंटरनल कंट्रोल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगा दिए तो मैनेजमेंट पक्का इस रियल को अचीव कर पाएगा, नहीं। इंटरनल कंट्रोल लगाने से सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस मिलती है, एब्सोल्यूट नहीं, अबाउट द अचीवमेंट ऑफ रियल। इसका रीजन ये है देयर सम लिमिटेशन, देयर सम इनहेरेंट लिमिटेशन। जैसे ऑडिट के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन हम पढ़ते हैं, वैसे ही इंटरनल कंट्रोल के अंदर भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से वो खाली रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर पाता है रियल के रिगार्डिंग, ठीक है जी। वो इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला है ह्यूमन जजमेंट। इंटरनल कंट्रोल कौन लगाता है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक स्टडी करके ही लगाएगा ना कि हाँ वो देखेगा कि अपने बिजनेस के अंदर उसे कितने कंट्रोल लगाने हैं, कब लगाने हैं। तो अगर इस जजमेंट के अंदर कोई भी गड़बड़ हुई, कोई भी मिस्टेक हुई तो इंटरनल कंट्रोल वीक हो जाएंगे, ठीक है जी। दूसरा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस। देख मैनेजमेंट तो खाली लगा देता है,
इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, मतलब डेली रूटीन में यूज कौन करता है, एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज इसके पर्पस को समझ नहीं पाएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो फेल हो जाए। सपोज मैनेजमेंट की यहाँ पे एक पॉलिसी है कि जितने भी 20,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन है उन सब के ऊपर साइन होंगे मैनेजमेंट के, ठीक है। तो उन्होंने इंटरनल कंट्रोल लगा दिया कि अगर 20,000 से ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन है, अगर उस पर साइनिंग नहीं है तो वो अलग से आपका सॉफ्टवेयर एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा, ठीक है जी, बात समझ पाए। अब वो रिपोर्ट तो जनरेट हो रही है, एम्प्लॉय के पास तो जा रही है, उसको यही नहीं पता उसका करना क्या है, तो पूरा इंटरनल कंट्रोल फेल हो गया, राइट। तो अगर किसी को पर्पस ही नहीं पता होगा इंटरनल कंट्रोल का तो वो अपने आप फेल हो जाएगा। कॉल्यूजन अमंग द पीपल, एम्प्लॉयज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इंटरनल कंट्रोल होता है जिसको हम बोलते हैं सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भैया काम को इस तरीके से बांट दो किसी एक पर्सन के पास सारी की सारी पावर ना रहे, सबके पास बट जाए, ठीक है जी, बात समझ पाए। लेकिन पावर बांटी थी ताकि किसी एक के पास पूरा कंट्रोल ना रहे, लेकिन एम्प्लॉय ने क्या किया, सारे एम्प्लॉयज मिलकर काम करने लग गए और कल्यूजन करके उन्होंने क्या कर दिया, फ्रॉड। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल लैप्स हो जाएगा। जजमेंट बाय द मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज वगैरह हायर किए थे रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल, भैया गलत हायर कर लिए, नॉलेज ही नहीं है कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है जी। लिमिटेशन इन केस ऑफ द स्मॉल एंटिटीज, बेटा इंटरनल कंट्रोल जितने सक्सेसफुली आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हो उतने सक्सेसफुली आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगा सकते, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द, एक तो वहाँ पे पर्सनल कम होते हैं, दूसरा इंटरनल कंट्रोल यूजुअली कॉस्टली होते हैं। तो इस वजह से इन केस ऑफ द स्मॉल एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल उतने सक्सेसफुल नहीं रहते जितने बिग ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हैं, ठीक है जी। तो दीज आर द सम इनहेरेंट लिमिटेशन जिसकी वजह से चाहे आप कितने भी अच्छे इंटरनल कंट्रोल लगा लो, इंटरनल कंट्रोल खाली रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे अबाउट द अचीवमेंट ऑफ रियल, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट। इंटरनल कंट्रोल बेसिकली 5 कंपोनेंट से मिलके बना है। अगर और देख बेटा ऑडिटर, देख वैसे तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देने आते हैं, लेकिन हम फिर भी इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं, वो भी सिर्फ अपने पर्पस के लिए, ताकि हम देख सकें इस क्लाइंट के यहाँ पे कंट्रोल अच्छे हैं या नहीं है, राइट। तो जब भी वो इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेता है ना, तो बेटा इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेने के लिए वो इन 5 कंपोनेंट्स की नॉलेज लेता है और देखता है कि इंटरनल कंट्रोल की ये 5 कंपोनेंट ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर ये 5 कंपोनेंट ठीक से काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, राइट। पहला कंपोनेंट क्या है भैया, पहला कंपोनेंट है कंट्रोल इन्वायरमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट का बेसिकली मतलब है वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो वो कल्चर, वो वैल्यूज जो मैनेजमेंट ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाए हैं। इन्वायरमेंट, द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। होता है ना कि कुछ कहीं पे कुछ तुम किसी कंपनी में जाओ, वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और कुछ जगह जाओ वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, वर्क कल्चर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अब वर्क कल्चर कैसा, कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट ने कैसे वैल्यूज बनाए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप सब एक बात सोचो ना, आप सब आर्टिकलशिप कर रहे होंगे बहुत लोग, ठीक है। तो आपका अगर सीए लेट आता है, 11 बजे के बाद आता है, तो बहुत चांसेस है सारे के सारे जितने भी आर्टिकल होंगे ना, वो बस ये सोचेंगे सर से पहले पहुंच जाए। वहीं अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो एकदम टाइम पे 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, तो भैया आप सबको भी टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। तो जब मैं बात करती हूँ कंट्रोल एनवायरनमेंट की, इसका मतलब होता है कि जो अवेयरनेस है, जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, जो मैनेजमेंट ने इन्वॉल्व करके रखा है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर किसी क्लाइंट के यहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा है तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस कम है, ठीक है जी, पक्का से। कंट्रोल इन्वायरमेंट के क्या क्या एलिमेंट है, पहला देख कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो एथिकल्स वैल्यू जो मैनेजमेंट ने बनाए, जो डिसिप्लिन मैनेजमेंट ने बनाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पहली चीज, इनका कम्युनिकेशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है खाली पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना दिए, एम्प्लॉयज को बताया ही नहीं, उनको इन्फोर्स करवाया ही नहीं, तो क्या फायदा है, ठीक है। दूसरा, कमिटमेंट टू कम्पिटेंस, सारे के सारे एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग मैनेजमेंट कम्पिटेंट है कि नहीं है अपने काम को करने के लिए। पार्टिसिपेशन वाया टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी का कितना इन्वॉल्वमेंट है पूरे के पूरे बिजनेस में, ठीक है जी। दूसरा,
मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी एंड ऑपरेशन स्टाइल है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब पूरी हायरार्की क्या है, एचआर पॉलिसीज क्या है, क्या सब लोगों को उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी पता है कि नहीं पता। अगर सबको अपनी अथॉरिटीज पता होंगी, सबको अपनी ड्यूटीज पता होंगी, तो बहुत चांसेस है कि सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करे। ठीक है जी। तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो कंट्रोल चेक करे तो वो देखे कि उस क्लाइंट के यहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है, मैनेजमेंट ने जो कल्चर क्रिएट किया है वो ऑनेस्टी का है या नहीं है। बिकॉज कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा, बेटा देख मैंने बोला था इंटरनल कंट्रोल 5 कंपोनेंट से मिलकर बना है। अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा होगा तभी बाकी के 4 कंपोनेंट अपना काम ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज अ फाउंडेशन फॉर द अदर कंपोनेंट्स, राइट। चलो नेक्स्ट कंपोनेंट है भैया आपका एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बेटा देख, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी किसकी है? मैनेजमेंट की। कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी रिस्क हो उन सबको वो आइडेंटिफाई कर ले ताकि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट बने। तो मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी तो एक सिस्टम लगाएगा जो सारे के सारे रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाए टाइमली, ताकि मैनेजमेंट उस रिस्क को कंट्रोल कर सके। ठीक है जी। तो आप किसकी अंडरस्टैंडिंग रहोगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की, जो मैनेजमेंट ने लगा के रखे हुए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, तो आप देखोगे क्या ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बिजनेस रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जो रिस्क ये आइडेंटिफाई हुए हैं इनके कितने चांसेस हैं अक्कर होने के, इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाया कि नहीं कर पाया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ने जो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया है ये इफेक्टिव है कि नहीं है। इफेक्टिव तभी होगा जब वो सारे के सारे रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाए सॉरी, वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये रिस्क के अक्कर होने के चांसेस कितने हैं। दूसरा, सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई ना करे, उनके रिगार्डिंग कुछ काम भी तो करें, है ना। बात समझ पाए? तो ऑडिटर चेक करता है कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है, फिर वो देखता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कैसे हैं। ठीक है जी। अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अच्छे हैं तो फिर वो देखेगा क्या, उसके बाद वो देखेगा कंट्रोल एक्टिविटीज कैसी हैं। बेटा देख, ऐसा तो नहीं है ना कि आप खाली रिस्क को आइडेंटिफाई करके छोड़ दोगे, आप इनको दूर करने के लिए कंट्रोल तो लगाओगे ना। मैनेजमेंट खाली रिस्क आइडेंटिफाई करके थोड़ी ना छोड़ेगा, कंट्रोल भी तो लगाएगा। तो आप चेक करोगे जो कंट्रोल एक्टिविटी है ये कितनी इफेक्टिव है, राइट। आप देखोगे कि जो ये सिग्निफिकेंट रिस्क था इसके रिगार्डिंग कंट्रोल लगे कि नहीं लगे, राइट। बात समझ पा रहे हो? तो ऑडिटर सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग लेगा, फिर इनके रिगार्डिंग जो ये डिफरेंट कंट्रोल्स हैं जैसे सेग्रेशन ऑफ द ड्यूटी, ऑथराइजेशन, फिजिकल कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिव्यू, इन सब की स्टडी लेके देखेगा कि इन सारे रिस्क के रिगार्डिंग ये कंट्रोल एप्रोप्रिएट तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, आप बोलोगे मैम आपने फर्स्ट पढ़ा है इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट, सेकंड पे पढ़ा है आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर आपने फोर्थ पढ़ाया, क्योंकि मुझे लगता है कि भैया इस तरीके से ना आपको याद बहुत अच्छे से हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटा देख, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। इवन क्या बोला जाता है, इन्फॉर्मेशन इज द फ्यूल ऑफ एनी बिजनेस, राइट। तो अगर इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो भैया सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। इन्फॉर्मेशन सिस्टम कब आप अच्छा मानोगे, अगर वो सिस्टम सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन सही पर्सन को प्रोवाइड करता है तो उस सिस्टम को तुम क्या मानोगे, इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर। तो ऑडिटर कंट्रोल इन्वायरमेंट की नॉलेज लेगा, फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो मैनेजमेंट ने लगाए हैं उनकी नॉलेज लेगा, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज की नॉलेज लेगा कि भैया रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया, उनके रिगार्डिंग जो कंट्रोल है उसकी नॉलेज लेगा। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की नॉलेज लेगा। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो सही पर्सन को सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे प्रोवाइड कर सके। और सबसे लास्ट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप खाली मैनेजमेंट खाली एक बार कंट्रोल लगा के छोड़ते और उसका काम खत्म।
उसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर करने में बेसिकली मैनेजमेंट ये चेक करता है कि जो उसने कंट्रोल लगाए हैं, जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, वो पूरे के पूरे साल इफेक्टिव तरीके से काम करते रहे या नहीं करते रहे। कंट्रोल मॉनिटरिंग हेल्प करता है किस चीज में, ये आइडेंटिफाई करने में कि कंट्रोल पूरे के टाइम पे, जितने भी टाइम वो कंट्रोल लगे, वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। जो ये मॉनिटरिंग एक्टिविटी है, ये मैनेजमेंट अपने डेली रूटीन के काम में भी इंक्लूड कर सकती है या कोई अलग से इसके लिए प्रोसीजर भी बना सकती है। राइट बात समझ पा रहे हो? तो जब भी आप इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लोगे तो आप ये भी देखोगे कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग का सिस्टम लगाया है या नहीं लगाया है। राइट बात समझ पा रहे हो? अब मॉनिटर करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट को एक्सटर्नल पार्टी से पता चल जाएगी। जैसे अगर किसी लॉ एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई नहीं हुआ तो गवर्नमेंट से नोटिस आ गया, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है किस चीज़ का, कि शायद आपके इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है, तभी वो कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशंस नहीं कर पाया। ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, कुछ एंटिटीज के यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल होता है, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। तो जिस क्लाइंट के यहाँ पे इंटरनल ऑडिट होता है, वहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन की नॉलेज लेता है ऑडिटर, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे जितने भी इंटरनल कंट्रोल है उनको ठीक से मॉनिटर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो? तो ऑडिट मैनेजमेंट खुद भी सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करेगा या फिर वो अपने बिहाफ पे किसी को ऑथराइज कर सकता है, जैसे इंटरनल ऑडिटर। क्लियर? तो इन 5 कंपोनेंट से मिलके पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल बनता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो मैनेजमेंट लगाती है, उसके बाद जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर करके जो रिस्क आइडेंटिफाई किए, इनके रिगार्डिंग जो कंट्रोल लगाया, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड लास्ट खाली ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एक बार सिस्टम लगाएगा बात खत्म, मैनेजमेंट को इसके रिगार्डिंग एक अलग से मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाना पड़ेगा, मॉनिटरिंग एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, जो ये इंश्योर करेगी कि इंटरनल कंट्रोल के सारे जो बाकी 4 कंपोनेंट है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ऑडिटर जब भी नॉलेज लेता है इंटरनल कंट्रोल की, तो वो इन 5 कंपोनेंट की नॉलेज लेता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? चलो अब एक बात बताओ, ऑडिटर कितने इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेगा? बेटा देख, हम जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देने। वैसे तो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट अपने हर डिपार्टमेंट के लिए लगाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी लगाता है, इंटरनल कंट्रोल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी लगाता है, सेल्स के भी लगाता है, लेकिन ऑडिटर खाली बेसिकली उन इंटरनल कंट्रोल से कनेक्ट करता है जिनका इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पे भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। बात समझ पा रहे हो? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके उस पर अपना ओपिनियन देने। तो भैया हम बेसिकली उन्हीं इंटरनल कंट्रोल से ज़्यादा रिलेट करते हैं, हम उन्हीं इंटरनल कंट्रोल को ज़्यादा चेक करते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, जो कहीं ना कहीं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं। बात समझ पाए? तो हम ऐसे इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो, लेकिन याद रखना जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल ही हम चेक करें। आप सोच रहे हैं मैम क्या भूल गए? बेटा देख, ये बातें ना छोटी छोटी हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, बिकॉज एमसीक्यू एंड ट्रू एंड फॉल्स ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आपका ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आता होगा तो भैया 2 नंबर बेमतलब में चले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, जर्नली ऑडिटर्स वो इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेते हैं, उन इंटरनल कंट्रोल की स्टडी करते हैं जो रिलेट करते हैं ऑडिट रिपोर्ट से, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी इंटरनल कंट्रोल है वो सबकी नॉलेज ले। सपोज देख, वो लेगा सिर्फ उन्हीं कंट्रोल्स की नॉलेज जो रिलेट करते हैं ऑडिट रिपोर्ट से। सपोज 10 इंटरनल कंट्रोल है टोटल जो इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। ठीक है, तो भैया इन्हीं 10 को चेक करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 के 10 को चेक करे। क्लियर? बात समझ पाए? वो चेक करेगा सिर्फ उन कंट्रोल्स को जो किसको इम्पैक्ट करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड सारे के सारे कंट्रोल्स को वो चेक करे। अब वो कौन से कंट्रोल को चेक करेगा और कौन से नहीं, इसके लिए डिफरेंट फैक्टर उसके डिसीजन को इम्पैक्ट करेंगे। ये
कौन से कंट्रोल को चेक करना है और कौन सा नहीं, ये डिपेंड करेगा उसकी प्रोफेशनल जजमेंट पे। और उसकी प्रोफेशनल जजमेंट मल्टीपल चीज़ों से इफेक्ट होएगी, जैसे लीगल रिक्वायरमेंट हो गया, जैसे मटीरियलिटी हो गया, जैसे रिस्क हो गया, ऑनरशिप हो गया, एंटिटी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्पेशल कंट्रोल्स हो गए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल ओवर द सेफगार्ड क्या है, ठीक है जी, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 सेक्शन 143 का सब सेक्शन 3 का क्लोज आई कहीं ना कहीं बात करता है कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ता है कि इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे है, ठीक है। तो भैया अब ऑडिटर की यहाँ पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई कि उसको ये वाले कंट्रोल तो चेक करने ही पड़ेंगे, बिकॉज इसके ऊपर से रिपोर्टिंग करनी है ना। तब कौन से रिपोर्ट कंट्रोल वो चेक करेगा, हाँ ये बात है, वो सिर्फ उन्हीं कंट्रोल को चेक करेगा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, लेकिन हाँ उसमें से भी कौन से चेक करेगा, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे इफेक्ट होगा उसका ये डिसीजन, राइट, पक्का से। चलो जी बेटा देख, अगर आपको याद हो इससे पहले हम पढ़ के आए थे ऑडिट रिस्क उसके 3 कंपोनेंट थे, इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क से मिलकर बनता है आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसके अंदर इसको स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें से एक इंफॉर्मेशन थी इंटरनल कंट्रोल के बारे में। तो बेटा रिस्क असेस करते हुए भी हम इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेते हैं, लेकिन याद रखना कि सिर्फ रिस्क असेस करते हुए जो हमने नॉलेज ली है वो सफिशिएंट नहीं रहती, उसके अलावा वहाँ पे हम बहुत कम नॉलेज लेते हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में, हम ऊपर से नॉलेज लेते हैं। हमें इंटरनल कंट्रोल के बारे में डिटेल नॉलेज लेनी पड़ती है, और इसके लिए हम इंटरनल कंट्रोल के 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं। क्या क्या? हम इंटरनल कंट्रोल के डिज़ाइन की स्टडी करते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की स्टडी करते हैं। डिज़ाइन का मतलब क्या है कि जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाए हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या जिस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे क्लाइंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरीके का इंटरनल कंट्रोल ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पहले तो मैं डिज़ाइन ही देखता हूँ, अगर डिज़ाइन ही गलत है तो फिर मैं इम्प्लीमेंटेशन चेक करके क्या करूँगा, इम्प्लीमेंटेशन में मैं ये चेक करता हूँ कि ठीक है ये इंटरनल कंट्रोल का डिज़ाइन है, क्या ये पूरे के पूरे साल ऑपरेशन में था कि नहीं था। डिजाइन तो बना लिया, लेकिन पूरे के पूरे साल, जैसे आप लोग प्लान तो बना लेते हो, लेकिन क्या वो स्टडी का प्लान पूरे साल एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो आप 2 चीजें चेक करते हो, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसमें भी सबसे पहले आप स्टडी करते हो डिजाइन की, उसके बाद आप स्टडी करते हो इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है जी। डिजाइनिंग के अंदर डिजाइन को स्टडी करने के लिए हम जो प्रोसीजर्स करते हैं उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है बेटा। देख, ऑडिटर सिर्फ उन्हीं इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है जो ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड सारे कंट्रोल वो चेक करे, ठीक है। ये उसकी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा, और उसकी प्रोफेशनल जजमेंट मल्टीपल फैक्टर से इफेक्ट होगी, जैसे रिस्क है, मटेरियलिटी है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, राइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली, खाली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, देख रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के टाइम पे भी हम इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हम बहुत कम नॉलेज ले पाते हैं, ठीक है। हमें इंटरनल कंट्रोल की डिटेल नॉलेज लेनी पड़ती है। डिटेल नॉलेज लेने के लिए हम 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसके डिज़ाइन की और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। पहले डिज़ाइन देखते हैं बेटा, अगर डिज़ाइन ही खराब है, मुझे लगता है कि भैया ये डिज़ाइन ही खराब है, अब ये खराब डिज़ाइन पूरे साल एक्टिव था या नहीं था, मुझे क्या करना, ठीक है। तो पहले मैं डिज़ाइन की नॉलेज लेता हूँ, अगर डिज़ाइन से सेटिस्फाइड होता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि पूरे साल इम्प्लीमेंट था भी कि नहीं था। बात समझ पाए? डिजाइन की नॉलेज लेने के हम बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिनका यूज करके ऑडिटर उसके डिजाइन की नॉलेज ले सकता है। और बेटा ये चारों के चारों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों के ऊपर अलग से शॉर्ट नोट आता है जर्नली, क्लियर। तो सबसे पहले है नरेटिव रिकॉर्ड्स। बेटा ये बेसिकली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ यूज़ किया जाता है। नरेटिव रिकॉर्ड्स में क्या होता है बेटा, नरेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट
यहाँ पे ना कोई भी इंटरनल कंट्रोल का वैसे कोई भी मैनुअल नहीं होता, लिखे नहीं होते। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, वहां पे चेक करता जाएगा, अच्छा ये इंटरनल कंट्रोल है, और अपने हाथ से उसके रिकॉर्ड्स बनाता जाएगा। समझ रहे हो, जैसा पाया वैसा वो लिखता जाएगा नरेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर। मुझे दिखा अच्छा ये वाला कंट्रोल है, ऑडिटर ने लिख लिया। ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, अपने क्लाइंट के पास जाएगा, वहां पे सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल को देखेगा, और जैसे उसको मिलेंगे ना उसी के बेसिस पे अपने नोट्स बनाता जाएगा। इसको बोलते हैं नरेटिव रिपोर्ट्स। ठीक है, तभी बोला जाता है क्या, actual testing are necessary before the development of such records. Complete and exhaustive description of system by the auditor. By the auditor, जैसा उसको मिलेगा वैसा वैसा उसके रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करता जाएगा। जर्नली स्मॉल बिजनेसेस में प्रैक्टिकल है, बड़े बिजनेस के अंदर सारे इंटरनल कंट्रोल को इस तरीके से चेक करके उस पर रिकॉर्ड बनाना प्रैक्टिकल नहीं है ऑडिटर के लिए। इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट है, गैप को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, गैप को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। इसका क्या मतलब है, बेटा तुमने आज रिकॉर्ड्स को चेक किया, आज उसके रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन बना ली, अब 10 दिन के बाद अगर कोई चेंज आ गया, ऐसा थोड़ी ना बार बार चेक करते रहोगे। ठीक है, चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना डिफिकल्ट है। बात समझ पाए। दूसरा है क्या, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर। इसके अंदर क्या होता है भैया, क्वेश्चनेयर के अंदर ऑडिटर एक पूरा का पूरा क्वेश्चनेयर बना देता है। ठीक है, उसने लिख दिया क्या आपके यहाँ पे कोई भी परचेज ऑर्डर करने से पहले बिड मंगवाई जाती है या नहीं, और सामने 3 ऑप्शन लिख दिए, यस, नो, एनए। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चनेयर बना दिया और क्लाइंट को दे दिया। ऑडिटर क्या करेगा, क्वेश्चनेयर के अंदर एक पूरे के पूरे क्वेश्चन की लिस्ट बना देगा, जिस जिस चीज़ के बारे में उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके सामने 3 ऑप्शन डाल देगा, यस, नो और एनए। ठीक है जी, यस यूजुअली डिनोट द पॉजिटिव, नो यूजुअली डिनोट द नेगेटिव, एंड एनए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी, और वो क्वेश्चनेयर दे देगा क्लाइंट को कि फिल करके दे दो। ठीक है, बात समझ पाए। इसके अंदर क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन इश्यू टू द क्लाइंट। ठीक है, कंप्लीट इवैल्यूएशन कैन बी डन एट द वन टाइम, जर्नली क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एट द यस, नो एंड एनए। बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या है, देख क्वेश्चनेयर के अंदर क्या हुआ था, ऑडिटर ने क्वेश्चनेयर बनाया और क्लाइंट को दे दिया। चेकलिस्ट में क्या हुआ, ऑडिटर ने एक चेकलिस्ट बनाई कि क्या 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 चेक करना है, और अपने ही आर्टिकल को दे दी, अपने ही एम्प्लॉय को दे दी। ऑडिटर ने अपने ही एम्प्लॉय को दे दी कि जा क्लाइंट प्लेस पे जा और देख ये सब कुछ है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग चेक करता रहे, टिक करता रहे। बात समझ पा रहे हो। तो दोनों में, इसमें और इसमें जो मेन डिफरेंस ये है, क्वेश्चनेयर के अंदर क्वेश्चंस की लिस्ट बना के क्लाइंट को दे दी जाती है, ऑडिटर क्वेश्चन की लिस्ट बनाता है और ऑडिट क्लाइंट को दे देता है। चेकलिस्ट के अंदर ऑडिटर एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन डालता है और अपने ही एम्प्लॉय को दे देता है, और एम्प्लॉय उसको खुद फिल करता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो प्रिंसिपल है, जो ऑडिटर है, फिर उस स्टडी करता है उस चेकलिस्ट की। बात समझ पा रहे हो। लास्ट आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यूजुअली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे बेहतरीन तरीका है तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल के इवैल्यूएशन का। यहाँ पे क्या होता है, पूरे के पूरे इंटरनल कंट्रोल को ग्राफिक तरीके से, ग्राफ के तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, इट्स ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मोस्ट कंसाइज वे टू स्टडी द इंटरनल कंट्रोल। इससे क्या होता है, आपको एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है पूरे के पूरे सिस्टम का। ठीक है जी, इसकी हेल्प से आप स्टडी कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास किसके पास क्या अथॉरिटी है। मतलब एक पूरा का पूरा आपके पास चार्ट आया जिसमें सबकी अथॉरिटी, सबकी ड्यूटीज, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सब कुछ दिखा रखा है डायमेट्रिकल फॉर्म में। तो आप एक बार उस चार्ट को देखोगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ये सबसे बेटर तरीका है। इसके बेसिस पे आप सब करेक्ट रिस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन एकदम करेक्ट स्टडी कर सकते हो इंटरनल कंट्रोल की। बात समझ पाए। तो डिजाइनिंग के स्टडी के लिए वी हैव द 4 मेथड, नरेटिव रिकॉर्ड्स, क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट एंड फ्लो चार्ट। राइट, फिर आता है भैया ऑपरेशन की स्टडीज। इंटरनल कंट्रोल चलो डिजाइन अच्छा है, लेकिन क्या वो पूरे के पूरे साल ऑपरेटिंग था या नहीं था,
इसको चेक करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं क्या, हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जो प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम चेक करते हैं कि जो ये कंट्रोल्स है ये इफेक्टिव तरीके से पूरे के पूरे साल ऑपरेटिंग हो रहे थे या नहीं थे, क्या ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग थे या नहीं थे। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो। यहाँ पे हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, यहाँ पे इंक्वायरी होता है, रीपरफॉर्मेंस होता है और टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल होता है। क्लियर बेटा, देख इसके अंदर से ना 6 क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में 6 के 6 क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस हैं कि भैया इंटरनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है। तो दीज आर द 4 एक्टिविटीज। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेते हो, आप इन्फॉर्मेशन लेते हो इंटरनल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस की। हम देखते हैं कि भैया ये पूरे के पूरे साल एप्लीकेबल थे या नहीं थे, कितने कंसिस्टेंटली ये अप्लाई किए गए, कौन इनको लगाता है और कैसे लगाता है। कोई इनडायरेक्ट कंट्रोल को तो चेक करने की नीड नहीं है। इनडायरेक्ट कंट्रोल की क्या मतलब है, इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब है कि भैया कई बार क्या होता है जो मेन कंट्रोल है उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल लगा दिया जाता है। जैसे भैया मेरी क्लास में कंट्रोल है कि यहाँ पे बायोमेट्रिकल सिस्टम है, जो जिस पर्सन का जिस स्टूडेंट का अपना थंब प्रिंट यहाँ पे रजिस्टर है, जो एडमिशन के टाइम पे रजिस्टर कर दिया जाता है, सिर्फ वही एंटर कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं। दिस इज द मेन कंट्रोल। ठीक है, इसके साथ मैंने एक को कंट्रोल लगा के रखा हुआ है, डेट इज एक भैया बैठे रहते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि भैया हर स्टूडेंट अपना थंब प्रिंट के बाद ही अंदर जा रहा है। ऐसा तो नहीं है एक स्टूडेंट आया अपने दोस्त के साथ, दोस्त का रजिस्ट्रेशन था, उसने अपना थंब प्रिंट लगाया, जैसे ही गेट खुला दोनों अंदर आ गए। ठीक है, तो दिस इज द इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो आप चेक करोगे कि इनडायरेक्ट कंट्रोल को तो चेक करने की नीड नहीं है, राइट। दूसरा है, अगर इंटरनल कंट्रोल को चेक करके, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके आपको कोई डेविएशन मिला, डेविएशन बेटा देख, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ मिलती है उसको हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल में कोई गड़बड़ मिलती है तो उसको हम बोलते हैं डेविएशन। ठीक है जी, अगर आपको इंटरनल कंट्रोल को चेक करके कोई डेविएशन मिलता है तो आप कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में इंक्वायरी करते हो। एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि अगर डेविएशन मिले तो आप किस किस चीज के बारे में इंक्वायरी करोगे। तो बेटा आप इंक्वायरी करते हो किन चीजों के बारे में, आप इंक्वायरी करते हो कि जो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए हैं जिसके बेसिस पे आपको डेविएशन मिले, ये अप्रोप्रिएट रिजल्ट दे भी रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपको एडिशनल टेस्ट करने की नीड हो। उसके अलावा आप चेक करते हो भैया अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, इसका मतलब देख ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल क्यों चेक करता है, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल इसलिए चेक करता है ताकि वो सोच रहा है कि अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे होंगे तो वो उस पर रिलाई कर लेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो मतलब कंट्रोल रिस्क कम है, कंट्रोल रिस्क कम है तो मतलब हमारा डिटेक्शन रिस्क को हमें ज़्यादा कम करने की नीड नहीं है, मतलब हम कम काम करके भी हमारा काम चल जाएगा। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे होते हैं तो इसी के बेसिस पे ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि उसे काम कम करना है या ज़्यादा। उसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर कौन से प्रोसीजर होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने वाले प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ठीक है जी, तो जिस क्लाइंट के यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं वहाँ पे हम कम सब्सटैंटिव प्रोसीजर करके भी हमारा काम चला लेते हैं। लेकिन अगर हमें इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हुए कोई डेविएशन मिल गया तो इसका मतलब है कि हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर ज़्यादा करने पड़ेंगे, हमारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर का एनटीई हमें चेंज करना पड़ेगा, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट। क्लियर, बात समझ पा रहे हो। ठीक है जी, अब 2 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंड का मतलब होता है कि हमें इंटरनल कंट्रोल कितने चेक करने हैं। अब कितने चेक करने हैं ये डिसाइड करने के लिए ऑडिटर बहुत कुछ चीज़ों की स्टडी करता है, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द पीरियड, कि जो कंट्रोल्स हैं जिसको तुम स्टडी कर रहे हो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी परफॉर्मेंस की। दूसरा लेंथ ऑफ द टाइम, आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन पे रिलाई करने वाले हो। इसका क्या मतलब है, बेटा देख तू आज इंटरनल कंट्रोल चेक करके गया, तूने देखा कि हाँ मैम ने बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा रखा है और यहाँ पे एक भैया भी बैठे रहते हैं। अब तुझे इस कंट्रोल को चेक करना है तो तुझे आना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि तू डेली बेसिस पे आके चेक करेगा कि भैया बायोमेट्रिक सिस्टम भी लग रहा है इफेक्टिवली, भैया भी बैठे हैं। तू हफ्ते में एक बार आ जाएगा, महीने में एक बार आ जाएगा, राइट। तो तुम कितने टाइम पीरियड के लिए उस पर रिलाई करने वाले हो। अगर मुझे लगता है कि भैया मैं 1 महीने के बाद आके चेक करूंगा तो जिस दिन मैं चेकिंग करने आऊंगा ना पूरा डिटेल में चेक करके जाऊंगा। ठीक है। दूसरा
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, चांसेस कितने हैं यहाँ पे गलती होने के, मिस स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल के फेल होने के, ठीक है, कितना रिलायबल और कितना रेलिवेंट एंड रिलायबल एविडेंस हमें चाहिए, बाकी कंट्रोल्स को चेक करके हमें कैसा एविडेंस मिला, उसके बेसिस पे देखते हैं कि कोई एविडेंस कोई कंट्रोल, देखो बेटा टोटल मिला के 10 इंटरनल कंट्रोल है, 10 में से 10 तुम चेक कर रहे हो, ठीक है। अब किसी कंट्रोल को हो सकता है कि तुम बहुत डिटेल में करो, किसी को कम, इसी को तो बोला जाता है एक्सटेंट। तो यही बोला गया कि भैया बाकी कंट्रोल्स को कितना चेक कर रहे हो, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हो किसी पर्टिकुलर कंट्रोल को कितना चेक करोगे, राइट। उसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन और बनता है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत खूबसूरत भी। बेटा देख, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देने जाते हैं, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर साल चेक करनी पड़ती है, लेकिन हम इंटरनल कंट्रोल पे कोई ओपिनियन देने नहीं जाते। हम तो इसीलिए चेक करते हैं ताकि हम ये देख सके कि हम इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात समझ पाए? तो बेटा देख, तो यहाँ पे ऐसे 330 नाम नंबर याद रखने का नीड नहीं है, बस सुन लो। ऐसे 330 बोलता है कि भैया इंटरनल कंट्रोल को इस तरीके से स्टडी करना चाहिए कि हर इंटरनल कंट्रोल एटलीस्ट 3 साल में एक बार चेक हो जाए। इसका कहने का मतलब है हर इंटरनल कंट्रोल को हर साल चेक करने का नीड नहीं है, बस इस तरीके से चेक करना कि हर इंटरनल कंट्रोल 3 साल में एक बार चेक हो जाए, ठीक है। तो भैया इसका मतलब ये है, सपोज 10 कंट्रोल है, तो तुमने क्या किया, 4 कंट्रोल पहले साल चेक कर लिए, 4 कंट्रोल दूसरे साल चेक कर लिए, बाकी 2 नए कर लिए जो बचे हुए थे, और उसके अलावा पुराने 2 कंट्रोल जो पहली साल चेक किए थे उसमें से 2 कंट्रोल और चेक कर लिए, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल इस तरीके से चेक करने चाहिए कि 3 साल में एक बार हर कंट्रोल चेक हो जाए, राइट। तो भैया देखो, इसका मतलब ये है कि तुमने हर साल सारे के सारे चेक तो नहीं किए, इस साल कुछ चेक किए और कुछ तुम रिलाय कर रहे हो जो तुमने पिछले साल चेकिंग की थी उसी चेकिंग के ऊपर। लेकिन पिछले साल की चेकिंग के ऊपर रिलाय करना है कि नहीं करना, ऐसे ने बोला वैसे तो तुम 3 साल में एक बार चेक कर लो बहुत है, लेकिन पिछले साल पे रिलाय करने से पहले कुछ और चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पहला कि इंटरनल कंट्रोल के जो एलिमेंट थे, वो 5 एलिमेंट, वो कितने इफेक्टिव हैं, ठीक है। मान लीजिए कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो बेटा फिर 3 साल में नहीं, हर साल चेक करो। रिस्क कितना है, इसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। आईटी के जर्नल कंट्रोल कैसे हैं, उसके बेसिस पे आप देखोगे। पिछली बार जो तुमने चेकिंग किया था, तो चेक करते हुए किस तरीके से तुम्हें कोई डेविएशन तो नहीं मिला, अगर वो डेविएशन मिला था तो वो कैसा था, राइट। कोई इन्वायरमेंट या कंट्रोल में चेंज तो नहीं आया। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कितना है, अगर बहुत ज़्यादा ही रिस्क है तो भैया हर साल चेक करो, राइट। वैसे क्या बोला गया, 3 साल में एक बार हर कंट्रोल चेक हो जाना चाहिए, लेकिन पिछले साल के इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग पे रिलाई करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना कि कोई चेंज तो नहीं आया, रिस्क कितना है, जर्नल आईटी कंट्रोल्स कैसे हैं, ठीक है, कंट्रोल एलिमेंट्स कैसे हैं, 5 जो एलिमेंट थे वो कैसे हैं, पिछली बार हमने चेक किया था तो जो डेविएशन मिला था उसके ऊपर कंट्रोल लगाए गए कि नहीं लगाए गए। इन सब के बेसिस पे आप देखोगे कि अगर यहाँ सारे फैक्टर सेटिस्फैक्ट्री हो तभी तुम 3 साल तक सेम कंट्रोल पर रिलाई कर सकते हो, अदरवाइज हर साल तुम्हें चेकिंग करनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो? तो बेटा एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। अभी तक हम पढ़ के ऑडिट, पहले पढ़ा ऑडिट रिस्क, फिर हमने पढ़ा कि ऑडिट रिस्क के अंदर 2 कंपोनेंट है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है, ऑडिटर जिसको असेस करता है और इसके बेसिस पर डिसाइड करता है कि उसे काम कम करना है ज़्यादा। असेस करने के लिए वी हैव द ऐसे 315 जिसने बताया कि रिस्क को कैसे असेस करना है। फिर हम आए हमारे चैप्टर नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे जो बात करता था इंटरनल कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले हमने इंटरनल कंट्रोल का बेसिक पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है और उसके कंपोनेंट क्या क्या है। फिर हमने बात करी कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की स्टडी कब करता है, क्यों करता है, राइट। अब कुछ और चीज़ों के बारे में भी स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर। अब ऑलमोस्ट आपका सारा टॉपिक हो गया। देख चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल एंड आईटी इन्वायरमेंट। ये वाला जो टॉपिक है ये मैं यहाँ पढ़ाना पसंद नहीं करती, ये वाला टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ चैप्टर नंबर 6 के साथ, ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट, ठीक है, तो वहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और रहते हैं। पहला रहता है ऑडिट रिस्क, और सॉरी
इंटरनल ऑडिट ऐसे 310 सॉरी 610 610 इंटरनल ऑडिट के बारे में बेसिकली दो जगह लिखा गया है। एक तो आपका ऐसे 610 है, इसके अलावा आपका सेक्शन कंपनीज एक्ट का सेक्शन 138 ये बात करता है इंटरनल ऑडिट के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगी सेक्शन 138 की, जो ये बोलता है कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन को, किस किस कंपनी को अपना इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ता है। बेटा देख, सारी कंपनीज को इंटरनल ऑडिट नहीं करवाना पड़ता, लिस्टेड कंपनीज को करवाना पड़ता है। उसके अलावा उन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को करवाना पड़ता है अगर उसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर उनका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या उनकी बोरिंग 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर उन्होंने 25 करोड़ या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट लेके रखा हुआ पब्लिक से। ठीक है, लिस्टेड कंपनी को करवाना है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को करवाना है अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो। प्राइवेट कंपनी को भी करवाना होता है, इसमें हम दो कंडीशन चेक करते हैं। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट। या फिर उनका लोन या बोरिंग 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे मैम पब्लिक कंपनी के अंदर तो 4 पॉइंट थे, प्राइवेट के अंदर 2 पॉइंट क्यों? बेटा देख, पहली चीज़ तो ये डिपॉजिट तो प्राइवेट कंपनी ले ही नहीं सकती, तो ये वाला क्राइटेरिया तो वैसे ही चेक नहीं करोगे यहाँ पे। दूसरा, जो कैपिटल है ये उनकी प्राइवेट कंपनी है, खुद की कैपिटल है, हमें क्या, ये तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसीलिए बोला गया अगर ये सिनेरियो है तो इन कंपनीज को अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा, अपना इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है बेटा देख, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर है जो आप लोग हो, आप लोगों को कंपनी का एम्प्लॉय कभी भी उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। देयर सो मेनी ऑफ द लिमिटेशन, है ना। आपको याद है आपका सेक्शन 141 जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर के ऊपर ना बहुत लीनियंसी है, बहुत छूट दी गई है। भैया देखो, ये जो इंटरनल ऑडिटर है ये सीए हो सकता है, ये सीएमए हो सकता है, ये इनके अलावा कोई भी पर्सन हो सकता है जो मैनेजमेंट को लगता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहेगा एज ए इंटरनल ऑडिटर। ये इवन कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, या फिर चाहे तो बाहर से किसी अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। बात समझ पाए पक्का से? तो एम्प्लॉय भी हो सकता है या बाहर का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मतलब जो भी मैनेजमेंट को लगे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सही है, उनके लिए एज ए इंटरनल ऑडिटर अच्छे से काम कर सकता है, वो उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं अपना इंटरनल ऑडिटर। पेपर में आया एक 12th पास पर्सन है, मैनेजमेंट को लगता है कि वो उनका इंटरनल ऑडिट कर पाएगा, तो क्या उसको अपॉइंट किया जा सकता है? यस, there is no any specific qualification regarding the internal auditor। जो मैनेजमेंट को ठीक लगे वो उसे अपॉइंट कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता? मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करके उसी को रिपोर्ट करती है। ठीक है जी। और इसके ऊपर इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स एक ना, जैसे कि हमारा ICAI है ना, उसके उसी का एक बोर्ड है इंटरनल ऑडिट बोर्ड। उसने जैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे ही इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग भी कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। तो जब भी कोई इंटरनल ऑडिट करता है तो इन्हीं स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करके करता है। बात समझ पाए? ठीक है जी। इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करता है आपका ऐसे 610। उसने ही बताया है कि इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या रहता है। तो उसने बोला जब भी इंटरनल ऑडिटर आएगा वो बेसिकली 3 चीज़ों को चेक करेगा। क्या क्या? ऑर्गेनाइजेशन का गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब मैनेजमेंट जो गवर्न कर रही है वो ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक से पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए, ठीक से एथिकल वैल्यू जो है, इन सब को चेक करता है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट है तो ठीक से रिस्क मैनेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बेटा देख, इंटरनल कंट्रोल का कंपोनेंट था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो ऑर्गेनाइजेशन लगाता है ना। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट ने जो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज लगाई हैं वो ठीक से काम करती हैं कि नहीं करती, तो इंटरनल ऑडिटर इसकी स्टडी करता है। उसके अलावा इंटरनल ऑडिटर स्टडी करता है इंटरनल कंट्रोल की। तो इंटरनल ऑडिटर की अगर मैं स्कोप की बात करूं तो एज पर द SC 610 दीज आर द 3 एरियाज जिसको वो चेक करता है। पहला क्या है? गवर्निंग एक्टिविटी। इसके अंदर वो असेस करता है मैनेजमेंट ने जो एथिकल वैल्यू, जो प्रोसीजर, जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो डिसिप्लिन अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाया हुआ है उसकी स्टडी करता है। ये देखता है कि ये डिसिप्लिन इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ।
ठीक है जी। मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये चेक करते हो। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर देखता है क्या ये रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी जो मैनेजमेंट ने लगाई है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिस्क हैं उन सबको आइडेंटिफाई करने में कैपेबल है कि नहीं है, क्या ये एक्टिविटी फ्रॉड को टाइमली बेसिस पर आइडेंटिफाई कर पाती है या नहीं कर पाती। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंट्रोल एक्टिविटीज, सॉरी इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटी, इसके अंदर वो क्या क्या चेक करता है, वो चेक करता है मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल लगाए हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं है। उसके अलावा वो चेक करता है मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो कंट्रोल लगाए हैं वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है, क्या ये कंट्रोल सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे सबको प्रोवाइड हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है जी। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेक करता है। उसके अलावा वो देखता है कि भैया जितने भी लॉ एंड रेगुलेशन है इन सब के साथ कंप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। बेटा देख, ऐसे 610 ने इंटरनल ऑडिटर का स्कोप बताया कि इंटरनल ऑडिटर ऑडिट करते हुए क्या क्या चेक करता है। उसने बोला कि वो गवर्निंग एक्टिविटीज़ को चेक करता है, उसने बोला वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को चेक करता है और वो इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है। और वो इंटरनल कंट्रोल के अंदर वो 4 चीज़ें चेक करता है। पहला, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है। दूसरा, क्या ये इंटरनल कंट्रोल ऐसे हैं जिसकी वजह से सारी की सारी ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे सही लोगों को मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तीसरा, जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो टाइमली इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो रही है कि नहीं हो रहा। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक तरीके से हो रही होंगी तभी तो मानेंगे क्या इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, राइट। और क्या सारे लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली इंटरनल कंट्रोल की स्टडी करते हुए वो इन 4 चीज़ों की स्टडी करता है और फिर देखता है कि अगर ये चारों चीज़ें ठीक हैं तो माना जाता है कि इंटरनल कंट्रोल ठीक है, राइट। बेटा देख, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो हम लोग हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए काम कितना करना है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिस्क देखते हैं और इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं, राइट। अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो इंटरनल ऑडिटर भी तो कंट्रोल चेक कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहा है और हमें भी उन्हें चेक करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे 610 ने लिबर्टी दी है कि अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर चाहे तो इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई कर सकता है। मतलब उसने जो इंटरनल कंट्रोल चेक किए हैं उन्हीं का वो खुद भी यूज कर सकता है, लेकिन जब भी वो इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई करेगा तो उससे पहले उसे कुछ चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इंटरनल ऑडिट जो फंक्शन लगा है, ठीक है जी, कैसे लगा है, कैसे काम करता है, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ये देखेगा कि क्या ये जो IFA इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है ये खुद की ऑडिट के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक है जी। जिस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो साइज का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ये IAF इंटरनल ऑडिट फंक्शन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तभी वो इंटरनल ऑडिटर के किए गए काम को यूज करेगा, अदरवाइज नहीं। बात समझ पाए। बेटा देखो 138 सेक्शन 138 ने बोला कि इंटरनल ऑडिट किस किस को करवाना है। ऐसे 610 ने ये बोला कि इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन क्या क्या है और साथ ही उसने ये भी बोला कि अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर चाहे तो इंटरनल ऑडिटर के किए गए काम पे रिलाई कर सकता है, लेकिन उसके काम पे रिलाई करने से पहले उसे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, जैसे IFA का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे ये फंक्शन काम कर रहा है, या जो तुम्हारा क्लाइंट है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम का साइज सही है कि नहीं है। इन सब चीजों से अगर सेटिस्फाइड होता है तो फिर जो इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिटर ने चेक किए हैं आप उसके किए गए काम पे रिलाई करके उन्हीं चीजों को, मतलब उसके किए गए काम को यूज कर सकते हो, आप अलग से चेकिंग मत करो। ठीक है जी। उसके अलावा एक लास्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। देख, कंपनीज एक्ट 2013 जब से आया है ना, तो उसने ना एक टर्म इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल IFCs के ऊपर बहुत बातें बोली। पुराना इंटरनल कंट्रोल था वो IFCs के बारे में कुछ नहीं बोलता था। नया कंपनीज एक्ट आया, इसने बोला ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, उसने सबसे पहले बोला कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इफेक्टिव IFC लगाए, और ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करे
क्या भैया जो मैनेजमेंट ने आईएफसी लगाए हैं ये इफेक्टिव है या नहीं है। बात समझ पाए, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईएफसी लगाना। इवन सिर्फ आईएफसी लगाती नहीं है, उसके अलावा वो खुद भी रिपोर्टिंग करती है अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे मैनेजमेंट ने जो आईएफसी लगाए हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का क्लोज आए, ठीक है। अब आईएफसी का क्या मतलब है बेटा, आईएफसी का मतलब है वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो कंपनी ने लगाए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सारा का सारा जो कंडक्ट है, मतलब जो बिजनेस है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से होता रहे, एज पर पॉलिसी होता रहे। वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो ये इंश्योर करते हैं कि सारा का सारा काम एज पर पॉलिसी हो रहा है। एसेट सेफगार्ड है, ठीक है जी, जो फ्रॉड और एरर है उनको आइडेंटिफाई कर सके। उसके अलावा जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो टाइमली बेसिस पे और कंप्लीट बन सके, और जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर हो सके। बात समझ पाए, आईएफसी का मतलब वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो कंपनी लगाती है ये इंश्योर करने के लिए उसका सारा का सारा बिजनेस इफेक्टिव तरीके से हो सके, जितने भी फ्रॉड एंड एरर है उनको आइडेंटिफाई कर सके, एसेट्स का सेफगार्ड रहे, और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो एक्यूरेट और कंप्लीट बने, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर हो सके। ये इंश्योर करने के लिए जो पॉलिसीज लगाई जाती हैं उसको आप बोलते हो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। बेटा कुछ भी नहीं है, दे आर ऑल्सो इंटरनल कंट्रोल, सेम डेफिनेशन है ऑलमोस्ट, जब पढ़ के आए थे सुबह, मतलब जो रियल हमने पढ़ा था वही है, ठीक है। तो भैया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको लगाना। कंपनीज एक्ट ने इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कंपनीज एक्ट बोलता है मैनेजमेंट इनको लगाएगा, इनके ऊपर अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी रिपोर्टिंग करेगा। उसके अलावा ऑडिटर भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करेगा कि उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ने जो आईएफसी लगाए हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। बात समझ पाए पक्का से। वैसे एक बात बताऊं, जब ये आईएफसी आया था ना तो बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया था ऑडिटर्स के बीच में। रीज़न बेटा देख, मैंने तुम्हें आज भी बोला कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने आए हैं और हम यूजुअली उन्हीं इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं जिनका इंपैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर तुम आईएफसी की बात करो तो इसके अंदर तो सब कुछ आ गया, मतलब ये इंश्योर करना कि बिजनेस ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एसेट्स का सेफगार्ड, फ्रॉड वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ऑडिटर इज लाइक ओ भाई हम इतना काम क्यों करें, हम तो खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चेक करते थे, ये सारा तो इंटरनल ऑडिटर का काम है। तो फिर आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक गाइडेंस नोट निकाला और वहां पे एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करी जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ICFR, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसने बोला कि आप बस इन चीजों को चेक करना, कंट्रोल्स जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग है और सेफगार्ड ऑफ एसेट्स के रिगार्डिंग है, बस। क्योंकि ये तो आप पहले भी चेक कर रहे थे, आप इनको चेक करना और इनके ऊपर रिपोर्टिंग करना। आप इनके ऊपर भी रिपोर्टिंग कर दोगे ना तो मान लिया जाएगा कि आपने आईएफसी के बारे में रिपोर्टिंग कर दी। बात समझ पाए पक्का से। चलो जी, कई बार डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन द ICFR इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। तो बेटा IFCR इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली बात करता है उन इंटरनल कंट्रोल की जो किसके ऊपर लगाए गए हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट के ऊपर, जो लगाए गए हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, और जो लगाए गए हैं सेफगार्ड ऑफ एसेट्स के ऊपर, ठीक है। और जबकि मैं अगर बात करूं IFC के बारे में, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इसके अंदर ये सब कुछ कवर होता है, राइट। चलिए जी, यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 4। आई डोंट थिंक सो इसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आया होगा। प्लीज रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है। एंड अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड एक और चीज़, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर तुम्हें किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, राइट। चलिए चलिए, हैप्पी ऑडिट, हैप्पी स्टडी, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।